आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं। समस्तीपुर से एक खबर है जहां सरायरंजन के भोजपुर गांव में अपराधियों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पोल्ट्री फार्म कारोबारी की हत्या की गई है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, सरायरंजन के भोजपुर की यह घटना है। अपराधियों ने पोल्ट्री फार्म कारोबारी केदारनाथ झा को उनके पोल्ट्री फार्म में ही गोली मार दी। गोली लगने से घायल केदारनाथ झा को सरायरंजन अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि केदारनाथ झा की हत्या जमीन विवाद में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो समस्तीपुर से खबर, जहां जमीन विवाद में कारोबारी की हत्या की गई है, लेकिन अभी तक अपराधी हाथे नहीं चढ़े हैं। मोटरसाइकिल पे दो आदमी आया, गाड़ी लगा के, मुर्गा फार्म था उसमें 10 गो गाय बांध के अपना पोसते हैं। बोला केदार जी छिए यो, केदार जी छिए यो, ये अपना गेट खोले हैं। अब बस ताबड़तोड़ फायरिंग इन पे कर दिया। घटना इन लोगों को जमीनी विवाद पहले से चल रहा था। ये अपने मुर्गी फार्म में बैठे हुए थे। बाहर से उन लोग आवाज़, उन लोगों के परिवार के कहना है कि आवाज़ दिया कि फलना भैया इधर आइए। आज जैसे वो गेट खोले तैसे तरातर गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद जैसे कि लोग लिया कर हॉस्पिटल दिखाने लाए, लेकिन वहाँ जो है मृत्यु घोषित किया गया। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच जारी है। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर, अपडेट क्या है मुकेश अभी तक के? जी विवेक, इस मामले में पुलिस ने जो रात भर कार्रवाई की उसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और इस घटना के पीछे जो पट्टीदारी में जमीनी विवाद था, जो काफी दिनों से चला आ रहा था, उसको लेकर के हुआ था। जिनसे इनका विवाद था उनके द्वारा एक प्लॉट को बेच दिया गया था और जिसका ये विरोध किए थे। और परिवार के लोग ये अंदेशा जता रहे हैं कि उन्हीं वजह से इनकी हत्या की गई है। और जो लोग बता रहे हैं, पेशेवर अपराधी के माध्यम से ये हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया है। 6 की संख्या में अपराधी थे जो बाइक से आए थे और ये अपनी मां के साथ बातचीत कर रहे थे खाना खाने के बाद, और उन्हें घर से बाहर बुला करके ताबड़तोड़ फायरिंग करके केदारनाथ झा के को गोली मारी गई। आनंद फानंद में परिजन अस्पताल लाए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जी विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और समस्तीपुर में बड़ी संख्या में आधार कार्ड बलान नदी के किनारे फेंके हुए मिले हैं। आधार कार्ड एक बोरे में थे और सबसे पहले बच्चों ने आधार कार्ड को देखा और गांव के लोगों को खबर दी। ये कार्ड रामपुर और जलालपुर पंचायत के लोगों के थे। सवाल यह है कि आधार कार्ड लोगों के घरों के बजाय कैसे फेंक दिए गए नदी किनारे। बच्चा सब देखा है देखे, हम पढ़ के देखे हैं तो उसमें लिखा हुआ था जलालपुर का। जी, तो ये आधार कार्ड मतलब क्या पोटली में बांधा हुआ था या ऐसे ही था? ना, पोटली में था। बच्चा सब खोल किया है। कैसा पोटली में था? बच्चा सब देखा, पोटली धीरे फेंक दिया। आधार कार्ड इधर से बह के आ रहा था, इधर से बह के आया था, उधर से बह के आ रहा था पुल की तरफ से। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोतवाली थाना के एक होटल से पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से 46 एटीएम, 3 एटीएम स्वाइप मशीन, 4 मोबाइल और 1 कार बरामद की गई है। ये एटीएम का क्लोन कर पैसा निकालते थे। पकड़े गए साइबर ठग गया, फतेहपुर और झारखंड के कोडरमा के रहने वाले हैं। साइबर ठगों से पूछताछ जारी है। छापेमारी क्रम में 3 व्यक्ति वहां से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम है नीलेश कुमार, दयानंद कुमार तथा विनोद कुमार। इसमें से 2 व्यक्ति फतेहपुर के रहने वाले हैं, जो कि फतेहपुर थाना जिला गया के रहने वाले हैं, और तथा 1 व्यक्ति कोडरमा झारखंड का रहने वाला है। इनके पास से जब उसकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 3 एटीएम स्वाइप मशीन बरामद किया गया है और विभिन्न बैंकों के कुल 46 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। नए साल पर शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलकाने की पूरी तैयारी है, लेकिन शराब तस्करों की इस कोशिश को विफल करने में पुलिस लगी है। फिर भी तस्करी की नई नई तरकीब चौंका रही है।
बिहार में शराब के धंधेबाजों और पुलिस के बीच शह और मात का खेल बदस्तूर जारी है। पुलिस की तमाम छापेमारी के बावजूद शराब की अवैध तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। चंद घंटों के भीतर पुलिस ने वैशाली, सीतामढ़ी और लखीसराय से 60 लाख से ज्यादा कीमत की शराब जब्त की। वैशाली, हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्केट के प्यारेपुर गांव के नजदीक पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। पुलिस ने उस वक्त छापेमारी की जब शराब कारोबारी ट्रक के अंदर नारियल के बोरे में छुपा कर रखे गए शराब की कार्टन को उतार रहे थे। पुलिस की धमक मिलते ही शराब कारोबारी फरार हो गए। सीतामढ़ी में भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और करीब 10 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की। साथ में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल नए साल को देखते हुए सीतामढ़ी जिले में बॉर्डर समेत दूसरे इलाकों से लगातार शराब तस्करी की कोशिश की जा रही है। जाहिर है ऐसे में पुलिस का काम बढ़ गया है। लखीसराय, शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लखीसराय में देखने को मिली। लखीसराय में नए साल के जश्न के लिए मंगाई गई 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को जब्त किया गया। बड़ैया पुलिस ने दरियापुर गांव में छापेमारी की, जहां 2 घरों में छुपा कर रखे गए 404 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया। करीब 67,166 बोतल, कुल 9641 बोतल और 399 कार्टून और 2954 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस छापे पर छापा मार रही है, फिर भी शराब की अवैध तस्करी थम नहीं रही, जो पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन, सीतामढ़ी से राकेश रंजन और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। कटिहार सदर अस्पताल में एक सुरक्षाकर्मी की जमकर पिटाई की गई। पुरुष सुरक्षाकर्मी पर सदर अस्पताल में तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने अभद्र आचरण का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि महिला सुरक्षाकर्मी से पुरुष सुरक्षाकर्मी प्रकाश झा अक्सर गलत बातें किया करता था। इस बात की शिकायत जब महिला सुरक्षाकर्मी ने अपने परिजनों से की तो अस्पताल पहुंचे और प्रकाश झा से पूछताछ की। इसी दौरान प्रकाश झा उग्र हो गए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगा। महिला सुरक्षाकर्मी के परिजन भी आओ न देखा ताओ और लात घूसे चप्पलों से प्रकाश झा की धुनाई कर दी। इस मामले की शिकायत सिविल सर्जन से की जा रही है, लेकिन सवाल है अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह पर जब आपस में ही सुरक्षाकर्मी भिड़ रहे हों तो मरीजों की सुरक्षा कैसे होगी। उसको मार मार तो दीदी बोलो ना मारने के लिए किसी को गाली देना, किसी को एकदम नहीं करना, तुमको निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे तुमको। महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, पूरा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। तो कटिहार से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही सुरक्षाकर्मी से अभद्रता का आरोप है और अस्पताल के भीतर ऐसी घटना घटी है। हालांकि जो महिला पुलिसकर्मी है उनके भी सुरक्षाकर्मी के परिजन वहां आ गए और जब तक ये बात हो रही थी तब तक ये बात बढ़ती चली गई और उसके बाद लात, जूते और घूंसे चलने शुरू हो गए। सिविल सर्जन से शिकायत की गई है। सदर अस्पताल में मारपीट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर मरीजों की सुरक्षा, उनके परिजनों की सुरक्षा की बात हो रही थी, लेकिन इस बीच में देखिए बात कैसे बढ़ी और साथ ही सुरक्षाकर्मी से अभद्रता के आरोप में जो महिला सुरक्षाकर्मी है उनके परिजनों ने इस पुलिसकर्मी की लात घूंसे से पिटाई शुरू कर दी और अस्पताल में ही सुरक्षाकर्मी जब आपस में भिड़ गए इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और बात एक अच्छी खबर की, पटना एम्स में 3 महीने बाद 28 दिसंबर से ओपीडी सेवा की शुरुआत होगी। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा अभी शुरू नहीं हो रही है। ओपीडी में इलाज कराने के लिए मरीजों को पटना एम्स की वेबसाइट पर या अस्पताल की तरफ से जारी फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले कराना होगा और फिलहाल हर विभाग में 20 नए मरीजों की जांच होगी। नहीं रहा जी
ओपीडी खुल रही है नॉन कोरोना के मरीजों के लिए। उसमें अभी तक आप लोगों को 3 नंबर्स, टेलीफोन के नंबर्स मिल चुके होंगे और हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से वो नंबर आप तक पहुंच जाएंगे। उन नंबर्स पर आप फ़ोन करके दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कोशिश हमारी यही है कि एक ही बार हम बहुत ज़्यादा मरीज को ना बुलाएं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। तो हर विभाग में करीब करीब 20 नए मरीज़ देखे जाएंगे और बाकी उन 20 मरीज को जब फॉलोअप में आना होगा तो वो डिपार्टमेंट के संपर्क में रहेंगे और अपने अपने विभाग के कोरोना काल में किए गए कामों के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड सम्मान मिलेगा। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार को इस सम्मान से सम्मानित करेंगे। लोगों के खाते में दी गई आर्थिक मदद के लिए भी यह सम्मान बिहार को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत, अपर सचिव रामचंद्र, एनआईसी के शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज तिवारी को अवार्ड दिया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दबाव डाला गया तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का ही बने, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात की गई तब उन्होंने काम शुरू किया। नीतीश ने यह भी कहा कि वो प्रचार करने में नहीं रहते हैं और ना अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। अब आरसीपी सिंह जेडीयू अध्यक्ष का काम देखेंगे और पार्टी तय करेगी कि किसे कहां जाना है। सीएम ने यह भी कहा कि समाज में किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। तो सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज है। जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार बेहतर तरीके से गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और उन्हें पद की लालसा नहीं है, तो महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश पर निशाना साधा। पूर्व में भी ऐसे कई अवसर हैं जब उन्होंने अपने फैसले से लोगों को यह एहसास कराया कि सत्ता को लेकर के कोई मोह या लिप्सा का भाव उनके अंदर नहीं रहा है, लेकिन जन भावनाओं के साथ उनका जुड़ाव है, जनता के साथ संवाद, उनके विचार और उसके आधार पर जो जनादेश था, उसका जो निष्कर्ष था, उसका उन्होंने आदर किया, सम्मान किया। एनडीए विधायक दल ने बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सहर्ष चुना है और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सफलतापूर्वक बिहार का नेतृत्व संभाल रहे हैं। बिहार की जनता ने 2005 के बाद से ही नीतीश जी का नेतृत्व देखा है। सफलतापूर्वक उन्होंने जिस मुकाम पर बिहार को आगे ले जाने में हम सभी का नेतृत्व किया है, वह काबिले तारीफ है। इस बार भी जनता ने उनको नकार दिया है। परिस्थिति बस वो सीएम बने हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही डिमोरलाइज हैं। आप देखिएगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर वही ड्रामा करेंगे और रातों रात एक नए मुख्यमंत्री के नाम वो प्रस्तावित करेंगे। बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी बुड़बक समझते हैं, अनपढ़ और बेकार समझने का काम करते हैं, अपने खुद लोभी हैं। आप 3 नंबर के पार्टी बनने के बाद भी आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का गोड़ पकड़कर आप मुख्यमंत्री बनने का काम किया और लोगों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश की सियासी हलचल पर उन्होंने अटल धर्म की याद दिलाई। साथ ही यह भी कहा कि बिहार की सियासत पर इसका कोई असर नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सारे विश्लेषणों से भी है सहमत हैं कि नीतीश कुमार की साख में कोई बट्टा लगा या कमी आई है।
जितने मत प्रतिशत पिछले मिले थे उतने ही मत प्रतिशत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यू को अब भी मिलेंगे। नहीं, यहां बिहार में गठबंधन को लेकर के कोई विवाद नहीं है। चारों दलों के बीच में सामंजस्य है, कार्यक्रम तय है, उसके आधार पर चल रहे हैं। हमारा मन दुखी है, लेकिन अरुणाचल की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। बंगाल में भी हम चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी के प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज या कल में किसी समय बैठ करके तय करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, जिसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंप दी गई है। पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने आरसीपी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया। आरसीपी सिंह के पार्टी अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, यही नाम है आरसीपी सिंह का, जो सियासत में अपने इसी शॉर्ट नेम से जाने जाते हैं। आरसीपी अब जेडीयू के नए बॉस बन चुके हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने आरसीपी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीतीश कुमार ने इसके बाद इस्तीफा दिया और इस तरह आरसीपी को पार्टी का ताज सौंप दिया गया। कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों भूमिका उनके लिए एक साथ निभाना आसान नहीं हो पा रहा था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर काफी भरोसा किया, कई अहम जिम्मेदारियां दी। बिहार चुनाव के दौरान भी कई विषयों को लेकर नीतीश कुमार आरसीपी से सलाह मशवरा करते थे। 62 वर्षीय आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश के गृह जिले नालंदा के रहने वाले आरसीपी जेडीयू के भीतर काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। आरसीपी सिंह के सार्वजनिक जीवन पर नजर डालें तो जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह नालंदा जिले के मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। 6 जुलाई 1958 को आरसीपी सिंह का जन्म हुआ था। नालंदा के हुसैनपुर हाई स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की। आरसीपी सिंह ने उच्च शिक्षा जेएनयू से हासिल की। राजनीति में आने से पहले प्रशासनिक सेवा से जुड़े थे आरसीपी। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके आरसीपी सिंह नीतीश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के कई अहम फैसलों में आरसीपी की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। आरसीपी सिंह को जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर उत्साहित और जोश में भरे कार्यकर्ता नारेबाजी कर जेडीयू के रामचंद्र का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया कि आज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू हो गए, तो कार्यकर्ताओं में एक अजीब खुशी की संगठन को मजबूती मिलेगी और जनता दल यू 3 दोगुना 4 चौगुना की स्पीड से पूरे देश में जदयू स्थापित होगा। और बताइए कितनी बड़ी बात है पार्टी के लिए, खासकर युवाओं के बीच माननीय आरसीपी सिंह बहुत लोकप्रिय है और माननीय नेता का जो निर्णय है यह युवा जदयू परिवार हृदय से स्वागत करता है। तो आज से जेडीयू में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी संगठन पर बेहतर पकड़ रखने वाले आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। वैसे विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इन सब के बीच पार्टी की कमान अपने खास से फैसलार को सौंपकर नीतीश ने यह बताने की कोशिश की है कि जेडीयू को मजबूती देने के साथ ही बतौर मुख्यमंत्री वे अपने निश्चय को अब बेहतर तरीके से साध सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे।
हम तो हमेशा जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं और निभाएंगे। सर, आज आपने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे में चूल्हा घोटना नहीं जानते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो क्या आपके इशारा किसकी ओर तक है? देखिए, हम लोग जो हैं, हमारे नेता जो हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोग, पूरा जो हमारा एजेंडा होता है वो हमारा पॉजिटिव एजेंडा रहता है और उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।